नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय 1 जो कि है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं पार्ट 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना, सार्थक अंकों को गुणा या भाग करना एवं रासायनिक संयोजन के नियम। तो सबसे पहले हम समझते हैं सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना। जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव की दाईं ओर जोड़ने या घटाने वाली किसी भी संख्या से अधिक अंक नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए 12.11, 18.0, 1.012 इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 31.122 प्राप्त होता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में 18.0 में दशमलव के बाद केवल एक अंक है, अतः परिणाम भी दशमलव के बाद एक ही अंक तक अर्थात 31.1 के रूप में व्यक्त करना चाहिए। सार्थक अंकों को गुणा या भाग करना। उन प्रचालनों के परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में होती है। उदाहरण के लिए यदि हम 2.5 और 1.25 की गुणा करते हैं तो हमें 3.125 प्राप्त होता है। अब चूंकि 2.5 में केवल 2 सार्थक अंक हैं, इसलिए परिणाम में भी 2 सार्थक अंक यानी 3.1 होने चाहिए। जैसा उपरोक्त गणितीय प्रक्रिया में किया गया है, परिणाम को आवश्यक सार्थक अंकों तक व्यक्त करने के लिए संख्याओं के निकटतम में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से पहली है, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हटाना हो 5 से अधिक हो तो उससे पहले वाले अंक का मान एक अधिक कर लिया जाता है। जैसे यदि 1.386 में 6 को हटाना हो तो हम निकटतम के पश्चात 1.39 लिखेंगे। इसी प्रकार यदि सबसे दाईं ओर का हटाया जाने वाला अंक 5 से कम हो तो उससे पहले वाले अंक को बदला नहीं जाएगा। जैसे 4.334 में यदि अंतिम 4 को हटाना हो तो परिणाम को 4.33 के रूप में लिखा जाएगा। यदि सबसे दाएं ओर का हटाया जाने वाला अंक 5 हो तो उससे पहला अंक सम होने की स्थिति में बदला नहीं जाएगा, परंतु विषम होने पर एक बढ़ा दिया जाता है। जैसे यदि 6.35 को 5 हटाकर निकटतम करना हो तो हमें 3 को बढ़ाकर 4 करना होगा और इस प्रकार परिणाम 6.4 व्यक्त किया जाएगा। परंतु यदि 6.25 का निकटतम करना हो तो इसे 6.2 लिखा जाएगा। विमीय विश्लेषण। परिकलन करते समय कभी कभी हमें मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में रूपांतरित करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए गुणक लेबल विधि, इकाई गुणक विधि या विमीय विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। इसे नीचे उदाहरण से समझाया गया है। उदाहरण के लिए धातु का एक टुकड़ा 3 इंच लंबा है, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी? हम जानते हैं कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है और यदि 3 इंच को सेंटीमीटर में परिवर्तित करना होगा तो हम 3 इंच को 2.54 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार 3 को 2.54 सेंटीमीटर से गुणा करने पर
7.62 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं 3 इंच में 7.62 सेंटीमीटर होते हैं। एक और उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं। हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस प्रकार 2 दिनों को सेकंड में परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम हम 2 को 24 से गुणा कर देंगे ताकि हम दिनों को घंटों में परिवर्तित कर सकें। इसी प्रकार घंटों को मिनट में परिवर्तित करने के लिए इसे 60 से गुणा किया जाएगा और मिनट से भी सेकंड में परिवर्तित करने के लिए इसे पुनः 60 से गुणा कर दिया जाएगा और इस प्रकार इन सबको गुणा करने पर हमें 172,800 सेकंड प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 दिनों में सेकंडों की संख्या 172,800 सेकंड होते हैं। अब हम समझते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। तत्वों के संयोजन से यौगिकों का बनना निम्नलिखित 5 मूल नियमों के अंतर्गत होता है, जिसमें से पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम को आंते एन लाउसिए ने सन 1789 में दिया था। उन्होंने दहन अभिक्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन ध्यानपूर्वक किया और फिर ऊपर दिए गए निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 नमूनों के साथ प्रयोग किया, जिनमें से एक प्राकृतिक और दूसरा संश्लेषित था। उन्होंने पाया कि इन दोनों नमूनों में तत्वों का संगठन समान था, जैसा नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर नमूने में प्राकृतिक और संश्लेषित में तांबे का जो प्रतिशत था वो 51.35 प्राकृतिक में था और 51.35 ही संश्लेषित में था। इसी प्रकार कार्बन का प्रतिशत प्राकृतिक में 9.74 और संश्लेषित में भी 9.74 ही था और ऑक्सीजन का प्रतिशत भी दोनों में समान जो कि 38.91 था। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि स्रोत पर निर्भर न करते हुए किसी यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमान समान अनुपात में पाए जाते हैं। इस नियम को कई प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जा चुका है। इसे कभी कभी निश्चित संगठन का नियम भी कहा जाता है। गुणित अनुपात का नियम। यह नियम डाल्टन द्वारा सन 1803 में दिया गया। इस नियम के अनुसार यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर 2 यौगिक जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल बनाते हैं। हाइड्रोजन का भार 2 ग्राम, ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम, जबकि जल का भार यहाँ पर 18 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन का भार 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम और इसी प्रकार हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो भार हो जाएगा इन दोनों के योग के बराबर यानी कि 34 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ ऑक्सीजन के द्रव्यमान अर्थात 16 ग्राम और 32 ग्राम है, जो हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान यानी कि 2 ग्राम के साथ संयुक्त होते हैं।
इस प्रकार एक सरल अनुपात 16:32 यानी कि 16:2 या 1:2 में होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है उसको निश्चित कर दिया जाए तो इस प्रकार ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो एक सरल अनुपात यानी कि 1:2 में यहाँ पर उपस्थित है। गैर लुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। यह नियम गैर लुसेक द्वारा सन 1808 ईस्वी में दिया गया। उन्होंने पाया कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती है या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात होते हैं बशर्ते सभी गैस समान ताप और समान दाब पर हों। अतः हाइड्रोजन के 100 ml ऑक्सीजन के 50 ml के साथ संयुक्त होकर 100 ml जल वाष्प देते हैं, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन जो आपस में संयुक्त अर्थात 100 ml और 50 ml में होते हैं, आपस में सरल अनुपात यानी कि 2 अनुपात में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब है आवागाद्रो का नियम। सन 1811 में आवागाद्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। एवोगैड्रो ने परमाणु और अणु के बीच अंतर की व्याख्या की जो आज आसानी से समझ में आती है। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जल बनाने की अभिक्रिया को दोबारा देखें तो यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन का एक आयतन आपस में संयुक्त होकर जल के 2 आयतन देते हैं और ऑक्सीजन लेश मात्र भी नहीं बचती। यानी कि एक हाइड्रोजन का आयतन और एक हाइड्रोजन का आयतन प्लस एक ऑक्सीजन का आयतन ये मिलकर जल वाष्प के 2 आयतन का निर्माण करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एवं परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।